हेलो। चलिए, तो कल हम लोगों ने बिजनेस लॉ के कंटेंट्स देखे थे और अब हम आज से शुरू करेंगे फिर से। सारे चालू हो गए भाई? उधर वाला भी चालू कर दे। खिड़कियां सारी बंद है? गुड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मेरी बारात लेके कहीं जा रहा हूँ और उस बारात में एक बुआ जी बैठी हैं। हो जाएगा बेटा, पर ये सब अभी एक इलेक्ट्रिशियन आएगा, वो ही विल डू दैट। चलिए, लेट्स मूव। हम लोग जहां थे वहां से आगे बढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। टोटल आपके कोर्स में कितने एक्ट हैं वो मैंने कल आपको बता दिए। तो अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शुरू होगा। पहली बात, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्यों लाए? ऐसा क्या हो जाएगा जो ये एक्ट कुछ सर्व करेगा? व्हाट इज गोइंग टू सर्व? इट्स वेरी सिंपल दैट आपने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या? नहीं किया? अच्छा, कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट देखा है क्या? देखा है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट देखा है? प्रॉपर्टी का? अच्छा, एम्प्लॉयमेंट का? ओह, चलो देखते हैं। सुबह उठने से लेके रात को सोने के बीच में आप दिन भर जो करते हो वो कॉन्ट्रैक्ट ही है। सुबह आप जब सबसे पहले आपकी आंख खुलती है तो आपका सबसे पहला काम होता है प्राणों से प्यारे मोबाइल को उठाना और उसे देखना कि किस किस के मैसेज हैं। जो आपका फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग, तो वो आपको सबसे पहले फोमो उठाता है और बोलता है बेटा जल्दी से देख कुछ अपना छूटा तो नहीं। तो बाबू, ये जो व्हाट्सएप आपने डाउनलोड किया है ना, और वो जो व्हाट्सएप जिसमें डाउनलोड किया है मोबाइल, वो मोबाइल आपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही खरीदा है। उसके अंदर जो टॉक टाइम है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपके पास है। जो वाईफाई आपके घर में चल रहा है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही है। जो ऐप आपने डाउनलोड कर रखा है व्हाट्सएप, जिसके ऊपर आपने आई एग्री करके 2 बार ऐड किया था, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट था। फिर आप उठे और अपने वॉशरूम में गए और टूथब्रश उठाया, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदा। टूथपेस्ट लगाया, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदा। टैप वाटर जो आया वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आया। आपका घर जो है वो या तो रेंट पर है तो भी कॉन्ट्रैक्ट में है, और अगर बनवाया है तो भी कॉन्ट्रैक्ट से बनवाया है। न्यूज़पेपर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही डाला था। केबल आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आती है। जिस गैस पे मम्मी चाय बनाती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आती है। जो चूल्हा उसमें होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। जो सब्जियां आती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आती हैं। जो खाना बनता है वो भी, जितने इंग्रेडिएंट्स उसमें होते हैं वो किराने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आते हैं। अच्छा, हम ही एक कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है भाई साहब, जिसे कहते हैं शादी, मैरिज। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट है। शादी कॉन्ट्रैक्ट है। हम तो नाचते गाते महिला संगीत में, वो उस कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में नाचते हैं। सो आप उसकी खुशी मनाते हो, दैट्स इट। तो
प्यारी बुआजियों, आप तीनों को शत शत नमन। सब्जी खरीदना कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? आइए अब ये समझते हैं, है ना, वाई इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तुमको उसने गिलकियां दी और सारी कड़वी निकली, तो उसके मुंह पे वापस गिलकी मार के आएंगे कि नहीं आएंगे? और पैसे वापस लेके आएंगे कि नहीं आएंगे? और अगर उसने पैसे वापस नहीं दिए तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते कि नहीं ले सकते? और जब हम किसी की चीज़ के खिलाफ एक्शन ले सकते तो अदालत न्याय कर सकती कि नहीं कर सकती? और कर सकती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, कट गई तो कटी हुई वापस करूंगा, वापस करेंगे कटी हुई। सब्जी का बिल भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वैलिड होते हैं। और मुझे शक है और बहुत ही शंका है कि आप अपने जीवन में अगर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती रही तो कोई प्यार का इजहार करने अगर आपके पास आया तो आप उससे यही कहेंगे कि लिख के दे, मैं नहीं मानती। भाई ये लड़की के साथ प्रॉब्लम है, ये बिना लिखे कुछ नहीं करने वाली है, देखना बेटा आराम से। तो एक मिनट, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? एक वैलिड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। और इनवैलिड क्वेश्चन होता तो मैं मना ही कर देता। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं और किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कहते? एक बॉयफ्रेंड अदालत में पहुंचा और जाके जज साहब को कहा, ये लड़की से मेरे को 5 लाख रुपए दिलाओ। जज साहब बोले, भाई क्यों 5 लाख रुपए क्यों चाहिए? तो बोले, सर आप मेरी बात सुनना इससे पहले कि आप कोई नया क्वेश्चन कुक करो। हाँ ना, हाँ, डोंट कुक क्वेश्चन व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग। हाँ, क्योंकि क्या है, आपका ब्रेन बहुत भयंकर फर्टाइल है और भगवान करे हमेशा फर्टाइल रहे। सो हाँ, वो मतलब मैं इधर समझा रहा हूँ, अंदर कुक कर रही कुछ, तो कुछ नहीं है, ये नया नया जोश है। जब नया नया कोई धर्म अपनाता है तो मंदिर भी 5 बार जाता है और नमाज भी 5 बार पढ़ता है। तो अभी ये लोगों ने फाउंडेशन ज्वाइन किया है, तो अभी थोड़े दिन बाद इनका जोश देखेंगे अपन। मैं पूछूंगा इनसे क्वेश्चन, फिर ये जवाब ही नहीं देंगे। अभी इनका है तो अभी हम चलने दो, अभी फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि अपन तो बराबरी से चलते हैं ना, आप जितते उतने हम भी। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये जो बात चल रही है कि गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया, अरे भाई साहब मेरे को 5 लाख रुपए दिलवाओ। जज साहब ने कहा, क्यों प्रभु क्यों दिलवाए? बोले, सर देखो 10th से मेरा और इसका अफेयर था, एक सच्चे बॉयफ्रेंड की तरह 10वीं से लेकर 12वीं तक लाना छोड़ना, नोट्स लाना, नोट्स की कॉपी कराना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना, ट्यूशन छोड़ना, इसकी सहेलियों से होमवर्क की कॉपी लाना, कॉपी देना, इसके मोबाइल का रिचार्ज करवाना, सब मैंने किया। इसको रेस्टोरेंट में खाना खिलाना, इसको मूवी लेके जाना, इसने कहा पानी पूरी खिलाओ तो बीच रास्ते में रोक के मैंने पानी पूरी, सब एवरीथिंग। सबसे गंदी बात क्या हुई, जिस मोबाइल को मैंने 2 साल 3 साल तक रिचार्ज करवाया, उस पर किसी और से बातें करके अब किसी और के साथ शादी कर रही, मेरे 5 लाख रुपए वापस चाहिए। कट 2, एक बंदे ने अपने पापा से कहा, यार पापा एक बात बताओ, अगर मैं सीईओ हो जाऊंगा तो आप क्या करोगे? पिताजी ने ऊपर से नीचे तक देखा, इतिहास को जांचा और परखा और कहा कि बेटा तू सीईओ है, क्या चाहिए तेरे को? बोल बोल बोल। पापा अगर मैं सीईओ होऊंगा मेरे को बुलेट चाहिए। पापा ने कहा ठीक है, मिल जाएगी बुलेट। भाई एक दिन सीए फाउंडेशन हो जाऊं तो क्या दोगे? तो बुलेट दूंगा। सीए फाउंडेशन क्लियर? पापा बुलेट। बोले अपनी बात क्या हुई थी, सीए पूरी होने की हुई थी कि सीए फाउंडेशन? बोले सीए फाउंडेशन की तो हुई थी। बोले हाँ 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 सीए फाउंडेशन की हुई थी। तो तू सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया? हाँ। एक बार देखा तूने रिजल्ट, मतलब
हाँ बहुत अच्छा है रिजल्ट लगता है, अच्छा है मैं पास हो गया हूँ। अब बुलेट दिला दो। पिताजी का नहीं दिलाऊंगा। दिलाना पड़ेगी। बोले नहीं दिलाऊंगा। क्यों नहीं दिलाओगे? वो शर्मा जी का छोरा इधर उधर देख के चला रहा था, बुलेट स्पीड ब्रेकर भी नहीं देखा, गिर गया, अभी वहां आईसीयू में पड़ा हुआ 4 दिन। शर्मा जी परेशान। कोई मतलब नहीं तुमको बुलेट वुलेट दिलाना है, इंटरमीडिएट की पढ़ाई करो। पावा तो मुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या कर ले तू? अदालत में जाऊंगा। भाई अदालत में पहुंच गया, फादर नहीं है चीटर है, इनको सजा दिलाई जाए। मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा भाई साहब हुआ क्या? बोले ये आदमी धोखेबाज मेरे को कहता है कि मैं बुलेट दिलाऊंगा। क्यों शर्मा जी, आप इसको बुलेट दिलाने वाले थे? हाँ दिलाने वाला था। क्यों? अरे बोले ये माथा खा रहा था एक दिन सर हुई कि मैं फाउंडेशन क्लियर होगा तो क्या हुआ, तो मैंने इसके इतिहास पे नजर दौड़ाते वो क्या दिया हुई क्या हो, फाउंडेशन क्लियर कर लेगा तो बुलेट दिला दूंगा। हमें क्या मालूम तय कर लेगा क्लियर, तो अब दिला दो। नहीं दिलाना है शर्मा जी, प्रो चालू हुआ, वर्मा जी का छोरा गिर गया और ये और वो 50 चीजें। नाउ इंपॉर्टेंट, अदालत पूछेगी यार बेटा एक बात बताओ, तुम्हें क्यों बुलेट दिलाई जाए? अरे फाउंडेशन क्लियर किया है। अच्छा, मतलब इस देश का हर बच्चा जब फाउंडेशन क्लियर करेगा तो उसका बाप उसको बुलेट दिलाए। कौन सा कानून में लिखा है? अरे सर कानून में नहीं लिखा है, तो ये बोल रहे थे, इनसे पूछो, चीटर हैं। अच्छा ठीक है, तुमको बुलेट चाहिए, हाँ, तुमने अपने पिताजी के लिए ऐसा क्या किया कि वो तुमको बुलेट दे? क्या किया मतलब? अरे भाई साहब आईपीएल छोड़ दी, मेरे दोस्त लोग नीचे आके चिल्लाते थे कि देख चौराहे पे वो आई है, चल मैं नहीं गया। नई मूवी लगी, मैंने मूवी नहीं देखी, सारे ओटीटी के सब्सक्रिप्शन खत्म कर दिए, व्हाट्सएप हटा दिया, वो डिजिटल फोन ले लिया पुटपुटाने वाला, मैंने तो स्मार्टफोन तक को त्याग दिया। इतने त्याग के बदले में मांग रहा हूँ बुलेट, ये आदमी को बुलेट नहीं दे रहा। कोर्ट बोलेगा देखो बेटा ऐसा है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट है। हेलो, हाँ, सब्जी बेचना एक सोशल एग्रीमेंट है कि कमर्शियल एग्रीमेंट? इसलिए वो क्या है, लेकिन ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या था, और ये पिताजी बेटा क्या था? तो सोशल एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट, कमर्शियल एग्रीमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट। आपको टूथपेस्ट दान में मिला, खरीद के लाए, खरीद के लाए, तो फिर ये क्या है? आपके घर में पानी आ रहा है तो खरीद क्या रहा है? जो चीज आप कमर्शियल एग्रीमेंट के तहत खरीद रहे हो वो क्या है? बाकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सुबह से शाम तक पेट्रोल डलवाना कॉन्ट्रैक्ट है, बैंक में पैसे जमा कराना एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत है, निकालना कॉन्ट्रैक्ट के तहत है, एटीएम कॉन्ट्रैक्ट के तहत। कितने कॉन्ट्रैक्ट है? पलक झपकाने दिल धड़कने के बाद अगर सबसे ज्यादा काम अपन कर रहे हैं तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को के अंदर लॉ नहीं बनाया तो हम सब लोग दिन भर झगड़ते रहेंगे। हम तुमसे फीस ले लेंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, हम तुम्हें पढ़ा देंगे, तुम फीस दोगे नहीं, और फिर हम अदालत में जाएं और अदालत कहे कि बेटा इसके लिए कोई नियम नहीं बना, तो हम बोलेंगे फिर क्या मतलब है इस लोकतंत्र का? हेलो, तो अंग्रेज भारत में आए क्यों थे? व्यापार करने। फिर उनकी नीयत बदल गई, उन्होंने कहा नहीं यार मजा तो यहाँ पे राज करने में। तो जो व्यापार करने आए थे तो अपने साथ नियम लाए थे व्यापार करने के, दे वर द एक्ट्स, and that is the first time when contract act had been introduced in India in 1872. now important is कि 1872 में जो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेके आए हो, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज लागू क्यों है? क्योंकि भारतीय संसद ने यह माना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो दिया गया है 1872 का, उसमें एज सच कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत
नहीं है. दैट्स वेरी गुड एंड वेरी वेल डिफाइनिंग राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पर्सन्स अगेंस्ट ईच अदर व्हेनेवर दे आर एंटरिंग इनटू अ commercial agreement, not into a social agreement. So mind it very carefully कि अगर मैंने आपको बोला कि आज रात को मैं आपको डिनर दूंगा और आप मेरे घर आए और मैं वहां ताला लगा के भाग जाऊं, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो आप मुझे स्यू कर दो. हेलो. So kindly differentiate between commercial agreements and so social agreements are not contract, but commercial agreements are. तो सर क्या कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन यही है? नो, अभी तो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है. मैं तो अभी ये बता रहा हूं कि ये एक्ट क्यों आया. ये एक्ट इसलिए आया क्योंकि आपके और किसी भी बंदे के बीच में अगर कमर्शियल एग्रीमेंट है तो उस कमर्शियल एग्रीमेंट के अंदर आपके राइट्स और ड्यूटीज प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ चाहिए. वो लॉ ये है. 1872 में ये लॉ डिवाइस हुआ और इतना बल्कि था कि लोग परेशान हो गए. यार इतना मोटा है क्योंकि इसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड कर दिए थे. तो 1930 में डिसाइड हुआ कि इसमें से सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन हटा दो. तो फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन हटा के 1930 में एक डिफरेंट एक्ट बनाया गया, दैट बिकेम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. फिर 1932 में डिसाइड किया यार इसमें से पार्टनरशिप भी हटाओ. तो फिर दे हैव repealed the partnership provisions from Indian Contract and they made a new act that is called the Indian Partnership Act 1932. Hence, whenever you go to Indian Contract Act, if you go to raw Indian Contract Act, you will find it like this. अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आते हैं तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा मिलता है. 75 सेक्शन तक तो ये मस्त जाता है और उसके बाद ये रिपील हो जाता है. चैप्टर 2 सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिपील हो गया ये पूरा. उसके बाद पार्टनरशिप भी वहां से रिपील हो गया. फिर इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, ये सब आ गए. तो बीच में ये जो रिपील्ड लिखा हुआ है ना, ये सारे सेक्शंस कहां चले गए? सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट में. तो दे हैव रिपील्ड दैट. दिस इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट व्हिच हैड बीन रिपील्ड एंड नेक्स्ट रिपील इज योर पार्टनरशिप एक्ट. ये पार्टनरशिप पूरी रिपील होके एक सेपरेट एक्ट के अंदर चली गई. सो वी हैड डिफरेंट एक्ट. मतलब देखा जाए तो पार्टनरशिप एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट इसी के अंडे बच्चे अलग हो गए. गॉट इट एवरीवन? गुड. नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कब? 1872 में. यस दोस्त बोलो. मैरिज एक कमर्शियल एग्रीमेंट क्यों होगा? एक्चुअली लॉ मैंने आपको बताया दो हैं. एक कौन से? सिविल और दूसरे क्रिमिनल. सिविल में भी दो, एक बिजनेस और एक पर्सनल. तो वो पर्सनल लॉ के कारण कॉन्ट्रैक्ट है, नॉट ड्यू टू बिजनेस. इसलिए वहां कॉमर्स नहीं देखेंगे अपन. दैट इज इन द हिंदू मैरिज एक्ट, वो अलग है. उसके अंदर उसको माना गया कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. इवन इन मुस्लिम पर्सनल लॉ देयर इज अ मैरिज एंड इन मुस्लिम पर्सनल लॉ देयर इज ऑल्सो कंसिडरेशन. तो वहां तो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट विच इज कॉल्ड मेहर. तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में तो बहुत क्लियर है कि वो बालिका जब आएगी ब्याह करके तो शी विल कम एंड मेहर में उसको पैसा देगा सामने वाला. So that's not dowry, it's a reverse kind of dowry. तो वो that is also a commercial consideration. तो आप उन personal laws को छोड़ दो, they are very different. Now we are at civil laws. Yeah. कंपनीज एक्ट का इतिहास बहुत पुराना है. कंपनीज एक्ट पहले था 1913 में, फिर वो आया, इंट्रोड्यूस हुआ. 1913 से पहले भी एक और कंपनीज एक्ट था. तो फिर 1913 में एक कंपनीज एक्ट आया, वो 1956 तक चला. फिर 1956 में एक और कंपनीज एक्ट आया, वो 1988 तक चला. फिर 1988 में एक और अमेंडमेंट हुआ, फिर 2013 तक वो चला. फिर 2013 में नया है, इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 अलग है. उसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो कंपनी में लगता है. कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट
कंपनी टैक्स से गवर्न होते हैं, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट इधर से गवर्न होते हैं। सवाल ही सुन लो तुम्हें, चलो आगे। पूरा तो पढ़ाने दो, अभी तो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। ये तो वंडरलैंड है लॉ का, टेंशन ही मत लो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हम बात कर रहे हैं अब कि भाई साहब ये लागू कब से हुआ। कोई भी एक्ट लागू होता है तो उसकी एक डेट होती है, दैट डेट इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया मतलब भारत का राजपत्र, जिसमें नोटिफाई होता है ये एक्ट लग रहा है। ओके, एक्ट कैसे बनता है इंडिया में? अच्छा, आपने को मालूम है एक बिल पास होता है, बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट की साइन होता है, प्रेसिडेंट की साइन बनने के बाद बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स इट। सही है। बिल कैसे बनता है? हाँ, देखो सबसे पहले आती समस्या। आइदर इट में बी अ सोशल इविल लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं की परिवार में स्थिति बहुत गड़बड़ है, घरेलू हिंसा हो रही है। सिटीज में बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट विलेजेस। तो बात आई डोमेस्टिक वायलेंस की, भैया महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने का कोई एक्ट लाना पड़ेगा, ऐसी डिमांड उठती थी आज से 8 साल पहले। अभी एक नई डिमांड उठ रही, भैया क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई लॉ लाओ। लोगों के क्रिप्टो डूब गए, भगते फिर रहे, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, करोड़ों रुपए क्रिप्टो में डाले, वॉलेट में नहीं मिल रहे। अब बोल रहे हैं सब अदालत में जा रहे, अदालत बोलती है क्या होता है क्रिप्टो? वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, हमको तो नहीं मालूम क्या होता है, इसका कोई लॉ ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। तो ऐसे कई सारी चीजें होती हैं सोसाइटी में जिनके लिए ऐसा लगता है कि यार इनके लिए कानून बनना जरूरी है। बॉस अगर कानून नहीं बनेगा तो ये तो अनगवर्न और अनरेगुलेटेड रहेंगे। दे विल बी अनगवर्न एंड अनरेगुलेटेड, देन आज क्रिप्टो में क्या हो रहा है, कौन किसका गला पकड़ पा रहा है बताओ? अरे किसी से तुमने साला चेहरा भी नहीं देखा उसका, फोन पे बात भी नहीं की उसके, अपने वॉलेट में से उसके वॉलेट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए और क्रिप्टो ले लेके स्टेटस बता बता के घूम रहे थे। अब पता चल रहा है कि उसने एक दिन बोला कि तुम्हारा बैलेंस तो जीरो है। साला हमने तेरे को 1 करोड़ रुपए दिए, तू कैसे जीरो कर सकता है? अब तुम कहीं भी जाके उसको ढूंढो, मिल रहा तुमको वो, और मिल भी गया तो क्या करोगे? धोखाधड़ी का केस लगाओगे, 420 का क्रिमिनल एक्ट लगाओगे ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो माना ही नहीं जा रहा वो। प्रॉब्लम। फिर हमारे जो क्रांतिकारी बच्चे बैठे हैं इनके दिमाग में आई ये बात, लेकिन ये पूछ नहीं रहे कि यार ये फिर अपने को कुछ बोलेगा, पर इनके दिमाग में भयंकर बात आ गई है कि अभी तो निर्मला सीतारमन ने थोड़े दिन पहले बोला था कि क्रिप्टो की इनकम पे टैक्स लेंगे, तो फिर वो क्रिप्टो की इनकम पे टैक्स कैसे ले सकते हैं जब आप कह रहे हो कि क्रिप्टो का कोई एक्ट नहीं है? हाँ सर, तो फिर पूछना चाहिए ना, फालतू बातें पूछ तो सब्जी कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं ये पूछो कि क्रिप्टो है कि नहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ। आगे बढ़ते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट इज कि क्रिप्टो में प्रॉब्लम है, हमारा इनकम टैक्स बहुत स्वार्थी है, उसको इस बात से मतलब ही नहीं होता कि आपकी इनकम लीगल है कि इलीगल है, उसको तो टैक्स चाहिए। स्पेकुलेशन पे भी हम टैक्स लेते हैं। हाँ, सट्टे में आदमी अंदर जा रहा है, वो जेल में चला गया, इनकम टैक्स को पता चला 3 करोड़ रुपए कमाया है, 90 लाख दे दे, तू तो जेल में बैठ, 90 लाख हमको दे, क्यों? तूने भारत में इनकम कमाई। अरे भाई साहब वो तो इलीगल थी, उससे हमें मतलब नहीं है, टैक्स तो लीगल है ना। हाँ, तो किसी भी चीज के इनकम टैक्स में या जीएसटी में टैक्स लग जाने से आप उसको लीगलाइज मत मान लेना। हेलो, वो तो ये बोल रहे हैं इनकम है ना टैक्स दो, बाकी तुम जानो मरो कुछ भी करो, तुम जाओ जाके भाड़ में जाओ। हाँ बोलो। हाँ लगेगा ना। हाँ मान लिया ना, क्रिप्टो की इनकम है, सट्टे की इनकम है, इनकम है, सोर्स भी पता है, पर वो इलीगल है।
अब आपको ताई को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब आप जाओ फाइनेंस मिनिस्ट्री में, नई फाइनेंस मिनिस्टर आई भाई, इन्होंने बोला सब लीगल है। हाँ, टैक्स लेना वाजिब नहीं, भारत में आय कमाओगे ना तो टैक्स देना पड़ेगा। अब तुम आय कहीं से भी कमा रहे हो, उससे हमें मतलब नहीं। हमको ये एस्टेब्लिश हो गया कि तुमको इनकम हुई है, हमको टैक्स चाहिए। वो इनकम लीगल थी इलीगल थी डजेंट मैटर। इनकम टैक्स की रेट भी पड़ेगी, तो वो इनकम टैक्स लेके चले जाएंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे वो। हाँ, वो इनकम टैक्स के पैसे ले लेंगे और पैसे इन लोगों को तो जेल देंगे। जेल किस बात की होगी? इनकम टैक्स नहीं दिया, इलीगलिटी की जेल नहीं होगी। इलीगलिटी तो प्रूव होनी है ना अभी। वो तो कहेंगे तुमने हमारे टैक्स चोरी किया, तुमने टैक्स चोरी किया इसलिए जेल में जाओ। क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे थे इसलिए जेल में भी किसी को नहीं डाला गया है। तो फिर नहीं जाने। हाँ तो, हाँ तो उनके पास इलीगल प्रूफ होते हैं ना। नहीं तो वो टैक्स पे करते हैं, फिर इनकम टैक्स वाले सूचना देते हैं कि भाई साहब ये सरकारी मुलाजिम है, इसने आय से अधिक संपत्ति रखी है। तो वो जो उनका गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एक्ट है, उस एक्ट के अंदर गिरफ्तारी होती है। इनकम टैक्स वाले तो इनकम टैक्स लेके निकल जाते हैं, फिर वो सूचना देते हैं सबको कि इसने यहाँ चोरी करी, इसको पकड़ो दो। वो दूसरा डिपार्टमेंट आके लेके गिरफ्तारी करता है। इनकम टैक्स वाले तो अपना टैक्स ले लेते हैं, उसके बाद उनको लगता है ज्यादा चोरी की थी तो वो गिरफ्तारी भी करवाते हैं। आप टेंशन मत लो, अपन बहुत सारा काम करेंगे अभी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आदमी पढ़ा क्या रहा है? पढ़ा रहा ही नहीं। मैं अभी मैं एक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अभी। आपके फंडे क्लियर होना चाहिए, इसको पढ़ने के लिए थोड़ी चाहिए रहती है बुद्धि, वो डेवलप करना पड़ेगी मेरे को, नहीं तो तब तक तो ये इसको हाथ भी नहीं लगा सकते हो आप। बहुत भयंकर है, क्योंकि अभी मैं चालू करूंगा तो फिर क्या पढ़ा दिया, इसलिए अभी रुक जाओ। फिर उनको 25 तरीके की चीजें बता दूं, क्योंकि क्या है बार बार तुम्हारे दिमाग में कीड़े तो घूमते हैं। तो यही सब आज खत्म कर दें। तो एक मिनट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्यों आया? कि कॉन्ट्रैक्ट में आपके राइट्स होते हैं और आपकी ड्यूटीज होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स और ड्यूटीज कैसे होती हैं? चलो समझते हैं। अभी मैं कुछ करूंगा तो इतना ना हुआ पाया जाऊंगा, लो बॉटल लो, नहीं वो बॉटल नहीं, हाँ वाटर बॉटल ही नहीं लाया कोई। हाँ हो रही, वो वाली दे दो। गुड, गिव इट टू मी। मेरा भी प्रॉप होना चाहिए ना। वाओ, ऑनलाइन वालों बॉटल दिख रही है? हाँ, ऑनलाइन वालों को मैं बॉटल दिखाता नहीं तो वो बॉटल को कुछ और समझ लेते हैं, क्योंकि भारत में बॉटल का मतलब बहुत कुछ अलग अलग होता है। तो ये बॉटल मैडम खरीद के लाए, और ये बॉटल वाले भैया ने बोला था कि मैडम 24 घंटे पानी ठंडा का ठंडा रहेगा और गर्म भर दोगे तो गर्म रहेगा। हाई इंसुलेशन है इसमें, बाहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब बॉटल खोलोगे ठंडा ठंडा गर्म गर्म निकलेगा। 24 आवर्स टेम्परेचर मेंटेन। मैडम ने बोला कि ये भैया बहुत महंगी है, 2000 की। देखो फिर 24 आवर्स है भी तो सही, खरीद लिया। भाई साहब 24 मिनट ठंडा नहीं रहता और 24 मिनट गर्म नहीं रहता। हेलो, तो ये जो राइट्स हैं, जो 24 मिनट ठंडा नहीं रहता गर्म नहीं रहता, ये किसके अगेंस्ट राइट्स है इनके पास? दुकानदार के अगेंस्ट। शी हैज राइट्स अगेंस्ट अ शॉपकीपर जिसने ये बेचा है झूठ बोल के। हेलो, अब एक और राइट की बात करें। ये बॉटल इनके पास, पड़ोसन ने इस बॉटल में से ढक्कन खोला और मस्त पानी पी लिया बिना उससे पूछे। भाई साहब लपड़ मार दिया जाएगा। इजाजत लेके आप पूरी बॉटल पी जाओ, लेकिन ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी कि आपने हमारी बॉटल को हाथ कैसे लगाया। ये मेरी बॉटल है, वो बालिका कह रही है ये मेरी बॉटल है, मैं इससे पानी पीऊं नहीं पीऊं, इस बॉटल को नीचे फेंक दूं, इस बॉटल को यहां नीचे रख के इसके ऊपर कूद जाऊं, इस बॉटल को मैं गिरवी रख के 100 रुपए का लोन ले लूं, इस बॉटल को मैं 2 रुपए रोज की रैप चलाऊं। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, ये मेरी मर्जी है।
इस बॉटल के साथ, और इस क्लास में नहीं, इस पूरे वर्ल्ड का कोई भी आदमी मुझसे बिना पूछे इस बॉटल को टच भी नहीं कर सकता। हेलो, देयर आर टू राइट्स, वन इज राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। इस बॉटल को इसकी इजाजत के बिना कोई छू भी नहीं सकता। ये तो इसने मुझे इसलिए दे दी क्योंकि ये मेरा रिस्पेक्ट कर रही है। इच्छा तो इसकी हुई थी कि ये बॉटल यहां से हिलनी नीचे बचने का, चलो सारे दे देते हैं, बट इसकी इजाजत के बिना इस वर्ल्ड का कोई भी आदमी इसको छू नहीं सकता, बिकॉज शी इज ऑनर ऑफ दिस बॉटल। दिस इज कॉल्ड राइट इन रैम, राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। आर यू गेटिंग मी? और अगर इसकी क्वालिटी खराब है, ये पानी लेके आई बेचारी 2000 रुपए में, और ना ये पानी ठंडा हो रहा है, ना पानी गर्म का गर्म रह रहा है, ना ठंडे का ठंडा, आके उसने पड़ोसन को चाटा मार दिया। क्यों मार रही है? मेरा दिमाग आज खराब हो रहा है, मेरे को 2000 रुपए में लूट लिया। जिससे देखो उससे लड़ रही भिड़ रही है। हेलो, तो सब इसको बोलेंगे पागल, पूरी दुनिया से नहीं लड़ते, जिसने बेचा उससे लड़ो। इसको लगा हाँ यू आर राइट, अब मैं उससे लड़ूंगी। नाउ इंपॉर्टेंट इज, इस बॉटल की क्वालिटी के लिए लड़ाई किससे लड़ी जा सकती है? ओनली विद द शॉपकीपर। इट मीन्स वेन एवर यू आर बाइंग anything, you are under a contract, but that contract generates two kind of rights. One is right against and one is right against. So Indian Contract Act serves you for what? Right against shopkeeper or right against a person, and not serves for right against the whole. कोई इसकी बोतल चुरा ले तो इसको क्रिमिनल लॉ में जाना पड़ेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। कोई अगर इसकी बॉटल को बिना इजाजत के यूज कर ले, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ नहीं कर पाएगा। कोई इसकी बॉटल को नीचे फेंक दे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बॉटल की क्वालिटी खराब है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब कुछ कर पाएगा। उसको बताएगा कि तेरे उस शॉपकीपर के अगेंस्ट में राइट्स क्या है। हाँ अब बोलो, एक मिनट, वो अलग है, वो अलग है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और अलग एक्ट है, बताऊंगा। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज अगेंस्ट शॉपकीपर फॉर अ कंज्यूमर, दैट इज अ स्पेशल एक्ट which is designed there. But I am talking about this general act which is called Indian Contract Act. When there was no Consumer Protection Act, this act was there in 1872. Consumer Protection Act had came later on and recently it had been revised. That's a very different act. This is a very different act. This defines the general rights while that act defines the special rights. तो हम अभी जनरल राइट्स की बात कर रहे हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको क्या बता रहा है? राइट अगेंस्ट a person, shopkeeper नहीं, right against a, an Indian Contract Act does not serve you right against whole world. तो अब आपको यहां समझ में आएगा कि what is utility of this act. इस एक्ट की यूटिलिटी किस लिए है? Because it defines the right of one person against the another person when you are entering into a contract. Hello, but it will not going to define what? राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। और ये सारे जो लॉस ये बने थे तो लैटिन लैंग्वेज में इनका फॉर्मेशन हुआ था, तो इनके लिए कई लैटिन वर्ड्स यूज किए जाते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक चीज हम थोड़ी सी डिफाइन करना चाहेंगे यहाँ पे, दैट पहली बात, this act serves right in personam but not serve right in rem. ये राइट इन पर्सनम को सर्व करता है, राइट इन रेम को सर्व नहीं करता। व्हाट इज राइट इन पर्सनम? यस, तो इसको बोलेंगे
राइट इन पर्सोनम मतलब राइट अगेंस्ट अ पर्सन, और राइट इन रेम मतलब राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड। तो अभी तो हमको स्कोप पता चला कि व्हाट इज स्कोप ऑफ दिस एक्ट विच इज नोन एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जानते हैं, उसका स्कोप क्या है। ऑनलाइन वाले बच्चों जरा मुझको बताओ कि तुम्हें क्या कुछ समझ में आया। ओए, जाग रहे हो सो रहे हो नलायकों, हाँ ना तो करो कुछ तो। आ रहा है, समझ में आ रहा है, बस बढ़िया। ओ बेटा अपनी टेबल के सामने की खिड़की बंद करो, वहां से कुछ दिख रहा है तुमको, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, बंद करो। चलिए अब आगे आगे बढ़े। गिनती मार रहे हैं भैया, गिन लो। कहीं नहीं जाने वाले, ये यहीं रहेंगे, जाएंगे तो भी वापस आएंगे। हम्म, 2-4 दिन इधर उधर घूमेंगे, फिर बोलेंगे यही ठीक है यार। नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर्व्स ओनली वन राइट। इसलिए कई बार बोला जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट अ कंप्लीट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इट डज नॉट डिफाइन ऑल द राइट्स, इट ओनली डिफाइंस राइट इन पर्सोनम। ठीक है। अरे ये आया कब, व्हेन इट केम इनटू इफेक्ट। एक ये वर्ड आपको बहुत बार लिखा हुआ मिलेगा, WEF, विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो भाई साहब इसकी भी भयंकर वाली कहानी। 1947 में जब हम आजाद हुए, तो अंग्रेजों को ये शुरू से पता था कि इंडियंस आर वेरी एम्बिशियस एंड दे आर वेरी एम्बिशियस टू लीड एज अगेंस्ट यूरोपियंस, एज अगेंस्ट अमेरिकन्स, एज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। हमारे नेचर में ही नेतागिरी एक्चुअली। आप यूरोप में जाओगे, आप US में जाओगे, आप UK में जाओगे, तो लोग ढूंढते हैं कि हमारे लिए कोई काम कर दे। और हम तो बॉर्न नेता साहब, हम किसी के लिए काम करेंगे भैया बन के एकदम। तो हमारे यहाँ नेतागिरी चरम पे रहती है वो तो सब में बेसिक DNA में प्रॉब्लम है इंडियन में। वो दे ऑल वांट टू बिकम नेता, समवेयर समहाउ आई कैन मार्क माय प्रेजेंस। ये DNA अंदर से उछाले मारता ही मारता है। क्या मालूम क्या आइडेंटिटी क्राइसिस है इंडियंस को, दे वांट टू मार्क देयर प्रेजेंस ऑलवेज। तो ये अंग्रेजों को मालूम था। अंग्रेजों ने कहा कि काम करते हैं, इसको आजाद तो छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर इस हिंदुस्तान को आजाद छोड़ दिया गया तो इट विल बिकम सुपर पावर, क्योंकि ये साले हैं तो सारे खोपड़ी लोग, इनसे अच्छा ब्रेन किसी के पास है नहीं, इनसे अच्छी हार्डवर्किंग कोई करता नहीं, और इन लोगों की इंटेलेक्चुअल भूख ज्यादा है बजाय कि मॉनेटरी एंड अदर। इनको क्या रिकॉग्निशन में बहुत मजा आता है, इनके पास पैसे हो नहीं हो, 4 लोग अगर इनको सलाम कर दे तो ये भयंकर सेटिस्फाइड रहते हैं। ये बात उनको मालूम थी, तो उन्होंने कहा यार ये सुपर पावर बन जाएंगे, तो इसके जितने टुकड़े कर डालो कर डालो। फिर उन्होंने देखा कि आसपास कितने लोग हैं, बोले एक चाइना है, एक रशिया है, एक अफगानिस्तान रहेगा, और तो एक काम करते हैं, एक टुकड़ा ऐसा बनाते हैं जो इस पूरे कॉन्टिनेंट को अनस्टेबल कर दे। इतने तेज थे साले कि उन्होंने जाके पहले कान भरे कश्मीर में। राजा हरि सिंह जी को बोला, वाई यू आर गोइंग विथ इंडिया और पाकिस्तान, यू शुड डिक्लेयर योर सेल्फ एज अ सेपरेट स्टेट।
किसी को भी बोल दो कि आप अपना देश लेके अलग हो जाओ और आप उस देश के प्रधानमंत्री, तो कोई भी हो जाएगा यार। और बोले हम आपकी ट्रीटी करवाते हैं इंडिया और पाकिस्तान से कि ये दोनों आप पे अटैक नहीं करेंगे। 1947 में कितने टुकड़े हुए थे इंडिया के, मालूम है आपको? बताया ही नहीं गया है, बताया ही नहीं गया है। इसीलिए चिल्लाया जाता है सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे कि एक पूरी जनरेशन को कुछ भी नहीं मालूम है, कम से कम 3 पूरी जनरेशन को कुछ भी नहीं मालूम है कि क्या हुआ था। द फर्स्ट वन वॉज पाकिस्तान, दैट वॉज वेस्ट पाकिस्तान। सेकेंड वन वॉज ईस्ट पाकिस्तान, दैट्स कॉल्ड बांग्लादेश। कैन यू इमेजिन कि एक देश के ऐसे टुकड़े किए, पाकिस्तान बनाया, तो पाकिस्तान कैसे बनाया? एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास खुद के पास ईस्ट से वेस्ट में जाने का कोई रास्ता नहीं, और ना वेस्ट से ईस्ट में आने का है। वो वेस्ट से ईस्ट में कैसे जाएगा? परिक्रमा लगाते हुए नीचे। गाजी अटैक मूवी अगर देखी हो तो, वो विशाखापट्टनम पे अटैक कर रहा है, कहां से आके? पाकिस्तान से चल के पूरी परिक्रमा लगा के। क्यों? बस उसी लिए। तब इंदिरा गांधी जी ने कहा यार बहुत हो गया, इसको अलग करो, क्योंकि अगर इसको अलग नहीं किया तो परमानेंट सिरदर्द रहेगा। पाकिस्तान इंट्रूजन विल ऑलवेज बी देयर। तो शी डिड वन थिंग, बांग्लादेश अलग, ऐसा कहा जाता है। शी हैड लेड दैट थिंग एंड बांग्लादेश को अलग किया गया। वो तो सब ठीक है, एक और को भड़काया था इन्होंने, हैदराबाद के निजाम को। बोले तुम भी अलग रहो। गोवा वाले तो पहले ही अलग थे, दादरा नगर हवेली भी अलग थे, दे ऑल वर डिफरेंट। इंडिया में थे ही नहीं वो, बाद में आए इंडिया में। हैदराबाद के निजाम को भी अटका दिया। आप कभी मूवी देखना पार्टीशन, और एक मूवी देखना सरदार। 2 मूवीज में आपको पता चलेगा कि हैदराबाद के निजाम के खिलाफ भारत ने पहला युद्ध लड़ा था इंडिपेंडेंस के बाद का। युद्ध क्या लड़ा था? सेना खड़ी कर दी थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया। 8 दिन तक सेना खड़ी रही थी पूरे हैदराबाद को घेर के कि या तो आप इंडिया में मिल जाओ या युद्ध के लिए तैयार रहो। हमने उसको इतिहास में से इरेज कर दिया। ठीक है, रखने की भी क्या जरूरत है, क्यों किसी के ऊपर अपन बात करें। तो वो तो इंडिया में आ गया। सरदार पटेल ने सबको समझाया, जितने प्रोविंस थे सबको समझाया कि भैया एक साथ रहो इंडिया में। That's the brilliance of Sardar. He did everything to manage this unity, but one person was not at all agree on Sardar Patel, and that was Dr. राजा हरी सिंह जी। उनकी भी गलती नहीं थी। कोई भी इतना बड़ा ऑफर देगा तो क्यों कोई ऑफर ठुकराएगा कि आप एक देश हो और आप देश के राजा हो। तो बना दिया और बोला कि ना जम्मू कश्मीर पे ना तो इंडिया अटैक करेगा ना पाकिस्तान। एंड व्हाट वी डिड, हमने आज तक उसको कायम रखा। पाकिस्तान 2 महीने के अंदर भूल गया। नास्पिटो ने, बताओ, तुम्हारी इंडिपेंडेंस हुई है, यहाँ नेहरू जी बोल रहे हैं ये इंडस्ट्रियल विकास करेंगे, यहाँ बैंक बनाएंगे, यहाँ बांध बनाएंगे, यहाँ नहर बनाएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे। वो भाई क्या कह रहे हैं, पहले ये जमीन हड़पूंगा, फिर वो जमीन हड़पूंगा, फिर मैं वो जमीन। सबसे पहले बोले पाकिस्तान पहले अपना बड़ा करो। अरे नालायक आदमी, तेरा अभी बना है, थोड़े दिन तो रुक जा ना। सबसे पहले अटैक। और पाकिस्तान कभी नॉर्मल अटैक नहीं करता है। पाकिस्तान पहले सैनिकों को भेजता है डिफरेंट तरीके से। बोले कब आएंगे और अटैक किया, हमने किया ही नहीं। फिर कभी बोलता आतंकवादी आ गए आपके, हम थोड़ी हैं, और रहते सब वही हैं। So Pakistan had never attacked India directly. They always attacked indirectly. So they sent Kabilis. और उन्होंने अटैक किया पहला। अब हरी सिंह जी के पास तो सेना भी नहीं थी बेचारी, कैसे लड़ते? आधा पाकिस्तान कवर कर दिया सर, आधा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ने हड़प लिया। और फिर वहां पर यूएनओ आया और उसने बोला भाई साहब अब ये जो है आपकी एलओसी है, इसके उधर पीओके है और इधर जम्मू एंड कश्मीर है, तो आधा ले तू चुन्नू बेटा, आधा ले तू मुन्नू बेटा। ऐसा झगड़ा कभी न करना, दोनों मिलके प्रेम से रहना। मम्मी आई, दोनों में बांट दिया। अब वो जो पीओके है उसमें साला लोग उधम मचा रहे थे, तो हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो पाकिस्तान पे नहीं की थी, पीओके पे की थी। वो है आप नहीं, उन्होंने हड़प लिया। अब वो हड़पा
जब ये भाग के आए और हमने वहां अपनी सेना भेजी और हमारी सेना ने उनको वहां तक खदेड़ दिया, इस बीच में वो आ गई मम्मी, आधा तू ले ले आधा तू ले ले करके। हम तो पीछे तक जा रहे थे, पर वो बीच में आ गए, अंतरराष्ट्रीय दबाव आ गया कि आपको यहां तक ही रुकना पड़ेगा। तो आधा उनको दे दिया, आधा हमको दे दिया। हम उसको बोलते हैं ये पीओके है, वो बोलते हैं कि वो हमारा है। और अब हम लड़ रहे थे। अब इतने में हरी सिंह जी आए इंडिया, बोले साहब क्या करना है बताओ, ये तो बहुत ही जालिम निकला, 2 महीने में ही हमारे पे अटैक कर दिया। तो सरदार जी ने कहा वही तो बोल रहे हैं हम, तुमको पहले ही समझाया था, इतनी सी तुम्हारी टेरिटरी है, इतने से तुम्हारे लोग हैं, और 3 देशों से तुम घिरे हुए हो, सारे नागरिक भी सीमाओं पर खड़े हो जाओगे तो तुम्हारी सेना नहीं बन पाएगी। आ जाओ हमें मिल जाओ। हरी सिंह जी ने कहा हम आप में मिल जाते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ मांगे हैं, हमारे नागरिकों की भी कुछ मांगे हैं, जिसके कारण हम एक अलग देश बना के गए थे, तो आपको उसका विचार करना पड़ेगा। तो संविधान सभा निर्णय लिया कि एक काम करते हैं कि जम्मू कश्मीर को अपन जो है एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दे देते हैं, आर्टिकल 370 डाल देते हैं, और इनको बोलते हैं कि आप के ऊपर भारत के कानून लगेंगे, लेकिन वही कानून लगेंगे जिनको जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो है मान्यता दे देगी। हेलो, जम्मू कश्मीर पे वही कानून लगेंगे जिनको जम्मू कश्मीर की विधानसभा मान्यता देगी, और थोड़े दिन बाद ये सेक्शन हटा दी जाएगी। थोड़े दिन तक आपके लोगों को आदत हो जाएगी, उसके बाद हम ये सेक्शन हटा देंगे, आर्टिकल 370 हम हटा देंगे। इस बारे में पूरा राजीनामा बना हुआ था। 370 लग गई, लगाने में तो 2 मिनट नहीं लगे, हटाने में बरसों लग गए, क्योंकि कौन मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाले 370 हटाने के लिए। 370 के कारण आप जम्मू एंड कश्मीर में कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि उनके लोकल लॉज प्रोहिबिट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे 116 एक्ट जम्मू कश्मीर में नहीं लगते थे, और हम यहां पर बेवकूफ भारतीय आर्टिकल 370 को हटने के लिए बोल रहे थे कि ये कम्युनल मुद्दा है, जबकि कोई कम्युनल मुद्दा नहीं था, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई लफड़ा ही नहीं था। आर्टिकल 370 was a privileged clause which is given to a special state called Jammu and Kashmir to administer themselves in their own way, but that too for some period of time and not forever. So in 2019 that article 370 had been withdrawn, and when article 370 had been withdrawn, 116 laws which were not applicable to Jammu and Kashmir made applicable to Jammu and Kashmir being a part of India. अच्छा, उस बीच में मजेदार बात क्या हुई, बहुत शाणे, न जम्मू कश्मीर की जनता को कुछ समझ में आया, न भारत की जनता को कुछ समझ में आया। इनकम टैक्स जम्मू कश्मीर पे कैसे लग गया, जीएसटी जम्मू कश्मीर पे कैसे लग गया, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगा है। जम्मू कश्मीर वाले पहले दिन से टैक्स दे रहे, पहले दिन से जीएसटी दे रहे, क्योंकि हमको जब जीएसटी लाना था तो हमने महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाया और उनकी सरकार वहां बनवा दी, उनकी सरकार बन गई। हमने कहा जीएसटी आया है, उन्होंने कहा भी पास करवाते हैं, उन्होंने वहां पास जब जब जो जो इम्पोर्टेंट एक्ट लाना था तब तब उनके यहाँ जो गवर्नमेंट थी, इतने साल से कांग्रेस और अब्दुल्ला साहब की चल रही थी, तो जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट थे ये बोल देते थे पास कर दो, पास कर देते थे। हेलो, तभी तो जम्मू कश्मीर में जीएसटी पहले दिन से लागू हो गया, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की सरकार थी। बाद में वो दोनों अलग हो गए, लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब हम साथ थे तभी एक्ट पास हो गया, अब हम अलग हो गए थे एक्ट वापस, और एक्ट तो पास हो गया, वो तो हो गया, वापस तो होगा नहीं। तो जीएसटी इज एप्लीकेबल सिंस बिगिनिंग, income tax is applicable since beginning, many laws applicable since beginning, but this Indian contract act is not applicable since beginning, because they have never recognized Indian contract act, because they had their own act in Jammu and Kashmir and they were applying their own act which was there in Jammu and Kashmir. So आप अगर जम्मू कश्मीर में जाते हो और कटरा के अंदर जाते हो और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते थे आज से 10 साल पहले, और वहां जाकर आप अगर प्रसाद भी खरीदते थे, होटल भी लेते थे, पानी की बोतल भी खरीदते थे, तो दैट वाज नॉट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट वाज अंडर जम्मू एंड कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट वाज नॉट एट ऑल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज या सो दैट्स व्हाई
जम्मू एंड कश्मीर पे ये एक्ट कब से लगा? 8 अगस्त 2019 से। हेलो। अब कहीं अगर आपको पढ़ने को मिले कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो गलत लिखा हुआ है। नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, but it was not applicable to whole of India till 8th of August 2019. So when it became first applicable, it became first applicable on 1st September 1872. पहली बार अप्लीकेबल कब हुआ? 1 सितंबर 1872 को। पूरे इंडिया पे तब भी नहीं था, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर हैड इट्स ऑन एक्ट। सो जम्मू एंड कश्मीर पे कब से हुआ? फ्रॉम 8 अगस्त 2019। तो अब आपको अगर कहीं भी लिखा हुआ मिले दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो वो अनअमेंडेड चीज है। अमेंडेड तो ये है दैट इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। करेक्ट। तो आज की बात को अपन यहीं खत्म करते हैं, बाकी की बातें करेंगे कल। बोलो। रीजनेबल टाइम तक रखना था, और रीजनेबल टाइम हमने फिक्स नहीं किया था। अपने पार्ट पर तो जाने की कितनी गलती हुई बेटा, और अभी भी हो रही है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि आप लोग जो है वो डमी पार्लियामेंट से उठो और पार्लियामेंट में जाओ, क्योंकि आपके बिना ये देश ऐसे ही चलेगा जैसा चल रहा है। आप लोगों को ही जाना पड़ेगा ना, आई एम सीरियस।